गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सुनीता और स्वागत है आपका अचीव ड्रीम क्लासेस में। तो बच्चों, आज है हमारी सेकंड क्लास और हमने फर्स्ट क्लास में अपना कारक चैप्टर कंप्लीट किया था बच्चों, और अब हम सेकंड क्लास में आज समास टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको कारक चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मैंने ये कहा था कि हम कारक की प्रैक्टिस करेंगे, बट बच्चों मैंने ये सोचा है कि हम 5 टॉपिक फिनिश करने के बाद उसके बाद हम उन 5 टॉपिकों की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे बच्चों। तो आज समय ना बर्बाद करते हुए आप समास टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले हम समास की परिभाषा और उसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे बच्चों कि समास होता क्या है। तो बच्चों, समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समासिक पद और समस्त पद भी हम उसको बोलते हैं। तो बच्चों, जैसे हमें कोई वाक्य दिया गया है तो उसका जो वाक्य का हम संक्षिप्तीकरण कर देते हैं तो उसको संक्षेप बोलते हैं। कि कोई बड़े वाक्य का जो हम छोटा सा नाम उसको दे देते हैं, जैसे त्रिनेत्र हैं जिसके, ये हमारे एक वाक्य आ गया, त्रिनेत्र हैं जिसके। तो त्रिनेत्र हमारे किसके होते हैं? शिव के होते हैं। तो इतना बड़ा जो वाक्य था, त्रिनेत्र हैं जिसके, और आंसर क्या हो गया उसको, या फिर हम लिख सकते हैं शिव। तो शिव जो हमारा हो गया संक्षिप्तीकरण हो गया। तो इस शिव को हम क्या बोलेंगे? समस्त पद बोलेंगे या समासिक पद भी बोलेंगे बच्चों। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षेप, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया समास का बच्चों। तो ये मैंने बता दिया आपको कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप हो गया, समासिक पद या समस्त पद। इसकी परिभाषा आप देख लीजिए बच्चों, इसकी 4 डेफिनेशन है समास की, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि क्वेश्चन आ जाएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। या समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं, मतलब इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों। अब देखिए, पहला पॉइंट है परिभाषा का, एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर समास बनाते हैं। सही बात है, एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर बच्चों समास बना रहे हैं। तो शब्दांश हमारे क्या होते हैं? जैसे उपसर्ग जो हमारे होते हैं, प्रति, यथा, उप, ये जो हमारे होते हैं उपसर्ग होते हैं। शब्दांश का मतलब होता है बच्चों, वो पूरा शब्द ना होकर शब्द का अंश होता है, पूरा शब्द नहीं होता, वो शब्द का अंश होता है। तो वो हमारे क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और शब्दांश में और एक शब्द को हम जोड़ दें तो वो हमारे समास बनाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में बच्चों यथा जो है वो हमारा क्या है? शब्दांश है, और शक्ति हमारा एक शब्द है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या शब्द बन गया? यथाशक्ति। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रतिदिन, एक शब्दांश और एक शब्द, प्रतिदिन और आजीवन। तो आप जैसे बच्चों समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे ये है प्रतिदिन, ये है हमारा प्रतिदिन। तो बच्चों ये प्रति और ये दिन, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा शब्दांश, और इसमें जुड़ा क्या है? ये शब्द, ये हो गया हमारा दिन। और बच्चों देखो, ये जो हमारा पहला शब्द होता है, ये जो प्रति है हमारा पहला शब्द, इसे हम क्या कहते हैं? पहले शब्द को, इसको कहते हैं हम पहला शब्द बोलेंगे इसको, या फिर हम इसे प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद। या फिर बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे? देखिए, जो प्रति है इसको हम पहला शब्द भी बोल सकते हैं, ये प्रथम पद भी होता है, और ये होता है पूर्व पद। पूर्व पद, देखिए प्रति प्लस दिन, इसका अगर हमने ये करा संधि विच्छेद तो इसका हो गया प्रति प्लस दिन। तो इस प्रति को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? पहला शब्द, प्रथम पद या पूर्व पद। और इस दिन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? दूसरा शब्द, दूसरा शब्द, या फिर द्वितीय पद, द्वितीय पद, या फिर बोलेंगे बच्चों हम उत्तर पद, उत्तर पद।
इस तरीके से। तो बच्चों किसी किसी समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, किन्हीं समासों में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। तो इस तरह से समासों में प्रथम और द्वितीय, किसी में द्वितीय की किसी में प्रथम की, इस तरह से प्रधानताएं होती हैं। तो प्रथम पद किसे कहते हैं और द्वितीय पद किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और मैंने ये भी आपको फर्स्ट रूल बता दिया है कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर जो है समास बनाते हैं। तो देखिए इसमें ये आ क्या हो गया, शब्दांश हो गया, और जीवन क्या हो गया, ये हमारा शब्द हो गया। जैसे हम बच्चों आजीवन लिखेंगे, आजीवन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आ प्लस जीवन। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, शब्दांश हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। और इन दोनों से मिलकर बनता है समास, जिसको हम समासिक पद और समस्त पद भी कहते हैं। तो इसको हम पूरे शब्द को समासिक पद और समस्त पद भी बच्चों कहते हैं। अब देखिए सेकंड रूल ये है कि एक शब्द और एक शब्द को मिलकर भी समास बनता है। एक शब्द और एक शब्द को मिलकर भी समास बनता है। जैसे कि बच्चों माता पिता, एक मिनट, और एक शब्द को मिलकर भी समास बनता है। जैसे माता पिता, माता हमारा हो गया शब्द और पिता भी हमारा शब्द हो गया। तो इन दोनों शब्दों को मिला के क्या हो गया, पितरों। माता पिता को मिला के क्या हो गया, पितरों। ठीक है, तो ये पितरों हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा समास है। इसे समासिक पद या समस्त पद भी हम कहते हैं। तीसरा रूल है बच्चों समास का, जहां एक पद के साथ दूसरा पद आए, जहां एक पद के साथ दूसरा पद आए समास होता है। तो बच्चों पहले तो ये जान लीजिए, जैसे ये है हमारा चिड़ियाघर और ये है सेकंड एग्जांपल हमारा हिमालय। तो पहले तो बच्चों ये जान लो कि पद क्या होता है। पद होता है बच्चों हमारा वो कि अगर कोई एक शब्द दिया है और उस एक शब्द के दो अर्थ हो, एक तो उसका सामान्य अर्थ हो और एक विशेष अर्थ हो बच्चों। तो जैसे ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल में है चिड़ियाघर, ये है हमारे एग्जाम्पल में चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर क्या होता है बच्चों, एक तो चिड़ियाघर होता है जो हम देखने जाते हैं, और एक होता है चिड़िया का घोंसला, जो गोरैया चिड़िया होती है, जो हमारा जो गोरैया चिड़िया होती है जो अपना घर बनाती है, वो एक वो होता है चिड़ियाघर, और एक होता है जो चिड़ियाघर हम देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पद। तो एक पद के साथ दूसरा पद आए, एक पद के साथ दूसरा पद आए तो हमारा क्या होता है, समास होता है। जैसे हिमालय, हिमालय आप समझ लीजिए कि हिमालय का भी एक सामान्य अर्थ है, एक विशेष अर्थ है। एक तो ये है हिमालय, हिम प्लस आलय। तो हिमालय का क्या होगा बच्चों कि हिम का आलय मतलब ये हुआ बर्फ का घर, ये हो गया इसका सामान्य अर्थ, और दूसरा हो गया हिमालय पर्वत, तो ये हो गया विशेष अर्थ। तो पद मतलब बच्चों क्या है कि जहां, पद का मतलब हो गया बच्चों जहां दो शब्द प्रकट हों एक ही शब्द के, ठीक है, दो अर्थ प्रकट हों बच्चों एक ही शब्द के, तो उसे हम पद कहते हैं। तो ये हमारी थर्ड डेफिनेशन क्या आती है, जहां एक पद के साथ दूसरा पद आए वहां समास होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ लिया आपने। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। जैसे बच्चों इसके एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, दो से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। जैसे बच्चों हमारा एग्जाम्पल हो गया आन बान शान, तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये समास हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप मान लो, बच्चों रोटी कपड़ा मकान। तो इस तरह से दो से अधिक शब्द हैं, ये देख लीजिए, तो इनके योग से बने शब्द को बच्चों समास कहते हैं। या फिर हम लाल बाल पाल, इस तरह से जो होते हैं हमारे शब्द दो से अधिक होते हैं, तो इनसे भी समास बनता है बच्चों।
तो समास का अर्थ आप समझ गए होंगे। समास की मैंने सारी डेफिनेशन बता दी, इनके रूल आपको बता दिए समास के। तो बच्चों समास जो है, समास का अर्थ ही संक्षेपीकरण है। तो आप ये समझ गए होंगे, एक शब्दांश और एक शब्द को मिलकर समास बनता है, एक पद प्लस एक पद को मिलकर भी समास बनता है, एक शब्द और एक शब्द को मिलकर भी समास बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से भी बच्चों समास बनता है। तो ये आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बच्चों समास के भेद पढ़ेंगे, और समास के भेद होते हैं बच्चों 6। तो ये 6 भेदों को मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो बच्चों समास के भेद जान लीजिए कि समास के भेद कितने होते हैं। देखिए समास हमारा 6 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन कुछ व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा समास के भेदों की संख्या 4 बताई गई है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कर्मधारय को और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत बच्चों मानते हैं, इसलिए उनके अनुसार समास की संख्या 4 बताई गई है। और बच्चों वो कर्मधारय समास को और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्यों मानते हैं, क्योंकि कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों का ही उत्तर पद कह लो या फिर दूसरा पद कह लो या फिर द्वितीय पद कह लो, वो प्रधान होता है। तो इसी तरह तत्पुरुष समास में भी हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। तो समझे बच्चों आप, कर्मधारय समास और द्विगु समास और तत्पुरुष समास तीनों ही समासों में दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इन्होंने तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास को गिन लिया है। तो उनके अनुसार समास के भेद कितने हो गए, 4 भेद हो गए। तो समास के 6 भेद भी हो सकते हैं और 4 भेद भी हो सकते हैं बच्चों। तो समास के 6 भेद भी हो सकते हैं और 4 भेद भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछने को आ जाए कि समास के भेदों की संख्या बताइए, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हमेशा आंसर मैक्सिमम डिजिट लगाएंगे। हमेशा आंसर क्या करना है, मैक्सिमम डिजिट लगानी है बच्चों। अगर ऑप्शन में 6 ना दिया हो तब आप 4 लगा सकते हैं, अदरवाइज आंसर हमारा मैक्सिमम डिजिट 6 होगा। तो बच्चों प्रथम पद, द्वितीय पद, उत्तर पद, ये सब क्या होता है ये आप जान लीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया कि कर्मधारय में और द्विगु में और तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो जैसे आप जान लीजिए बच्चों, ये एक शब्द है, ये मैंने एक शब्द लिख दिया, जेब कतरा। तो बच्चों ये मैंने एक शब्द लिख लिया, जेब कतरा। तो जेब कतरा में एक ये हो गया और एक शब्द ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, प्रथम पद, और ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय पद। ठीक है बच्चों, प्रथम पद द्वितीय पद। और इसको प्रथम पद और द्वितीय पद बोलेंगे हम संस्कृत भाषा में, और इसको अपभ्रंश भाषा में क्या बोलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। अपभ्रंश भाषा में क्या बोलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। और हिंदी में क्या बोलेंगे, पहला और दूसरा। हिंदी में बोलेंगे पहला और दूसरा। तो देख लीजिए बच्चों आप, ठीक है बच्चों, पहला, प्रथम, पूर्व, इन शब्दों का मतलब तो एक ही है, एक ही, पहला, प्रथम, पूर्व एक ही बात होती है, जो कि हम पहले पद को बोलते हैं। दूसरा, द्वितीय, उत्तर, जो कि हम दूसरे पद को बोलते हैं। मतलब एक ही है, बस डिफरेंस इनमें इतना है, भाषाओं का डिफरेंस है अलग अलग, बस। देखिए पहला जो है वो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, प्रथम हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, और पूर्व हमारा अपभ्रंश भाषा का शब्द है बच्चों। इसी तरह इधर दूसरा हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, द्वितीय हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, उत्तर हमारा अपभ्रंश भाषा का शब्द है।
तो बच्चों वैसे भी हिंदी का जो विकास हुआ है, सॉरी, हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा की जननी है, मतलब हिंदी की माँ है संस्कृत भाषा। संस्कृत ने हिंदी को जन्म दिया है। और जो हमारी अपभ्रंश भाषा है बच्चों, वो क्या है, उससे हमारी हिंदी का विकास हुआ है। हमारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। जैसे आप ये जान लीजिए, अगर संस्कृत हिंदी की माँ है तो अपभ्रंश हिंदी की बहन है। कि जैसे एक बहन दूसरी बहन से, छोटी बहन जो होती है बड़ी बहन से सीखती है और अपने गुणों का विकास करती है, तो इस तरह अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। चलिए तो बच्चों, अब हम समास का पहला भेद अव्यय भाव के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब आप पहला अव्यय भाव समास पढ़ते हैं बच्चों। तो अभी तक का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने बताया समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ ये मैंने बताया। पर शाब्दिक अर्थ मैंने उसका समास का बता दिया था कि संक्षिप्तीकरण होता है इसका शाब्दिक अर्थ। और इसको, इस पूरे शब्द को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या समासिक पद भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस पूरे पद को। ठीक है, और देखिए ये छोटा ही, ये लघु रूप ही तो है, ये लघु रूप ही समास कहलाता है। और मैंने 2-3 पॉइंट और पढ़ाए थे जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं और समझा भी दिए हैं। ये मैंने समास के भेद समझा दिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, समास के पहले भेद के बारे में पढ़ेंगे, अव्यय भाव के बारे में। समास पढ़ते हैं, अव्यय भाव समास। देखिए, तो इसका पहला पूर्व या प्रथम पद प्रधान होगा, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और ये पहला पद हमेशा, और वो पहला पद जो होगा, जो इन्होंने कहा है पहला पद हमारा प्रधान होगा, और वो पहला पद हमारा क्या होगा, उपसर्ग निपात अव्यय में से कोई भी हो सकता है। अव्यय भाव समास में बच्चों प्रथम पद की प्राथमिकता होती है, प्रधानता होती है। और वो जो प्रथम पद हमारा होता है वो हमारा क्या हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है। अव्यय भाव जो है, अगर हम इसको तोड़ें तो हम क्या लिखेंगे, इसको अव्यय प्लस भाव। ठीक है बच्चों, अव्यय भाव को हम क्या लिख सकते हैं, अव्यय प्लस भाव। और अव्यय का मतलब, व्यय का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। और ए को यहाँ नहीं लगा दो, तो अव्यय का मतलब हो गया ए खर्च, जिसे खर्च ना किया जा सके, ए खर्च। और भाव का मतलब हो गया बच्चों होना या पाया जाना। ठीक है बच्चों, भाव का मतलब हमारा हो गया होया या पाया जाना। तो ये हमारा अव्यय भाव का अर्थ हो गया बच्चों। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। और मैंने क्या बताया बच्चों कि पहला पद जो होता है वो उपसर्ग हो सकता है, निपात हो सकता है या अव्यय हो सकता है। तो उपसर्ग होगा, निपात होगा और अव्यय, इन तीनों में से कोई एक होगा। और बच्चों ये उपसर्ग, निपात और अव्यय क्या होता है, पहली बात तो ये कि उपसर्ग, निपात और अव्यय को समझने के लिए कि क्या होता है, आपको ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और अगर जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़े हैं, जिनको जानकारी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिन्होंने नहीं भी पढ़े हैं, मैं जब आप इस टॉपिक को पढ़ो तब पढ़ लेना, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताकि यहाँ पे आप अव्यय भाव के एग्जाम्पल समझ पाए। तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि बच्चों उपसर्ग, निपात और अव्यय, ये जो तीनों होते हैं, इनका क्या होता है, ये अविकारी शब्द होते हैं। इनका किसी काल, कारक या लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित ना हो, वो क्या होते हैं, उपसर्ग, निपात और अव्यय होते हैं।
तो बच्चों क्या होता है कि जैसे माँ, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे मैं उपसर्ग का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने लिख दिया आजीवन, ये हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया आजीवन। तो इसमें ये क्या है, ये है हमारा उपसर्ग और ये है हमारा शब्द या भाव, ठीक है बच्चों। तो आजीवन क्वेश्चन आएगा कि आजीवन में कौन सा समास है। तो बच्चों हम क्या आंसर करेंगे कि आजीवन में अव्यय भाव समास है, क्योंकि आ हमारे क्या है बच्चों, उपसर्ग है। अब आप देख लीजिए जो आ शब्द है, इसको हम किसी भी चीज में किसी भी लिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते, वचन में नहीं कर सकते, काल कारक किसी में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या है, हमारा आ उपसर्ग है बच्चों। तो ये आजीवन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अव्यय भाव का ये एग्जाम्पल है, और भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अव्यय भाव के। तो ये जो हमारा ये नियम है, ये इस नियम के अकॉर्डिंग है। की समझ में आ गया होगा उपसर्ग, निपात और अव्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, किसी भी शब्द के आगे जो लगे होते हैं, किसी भी शब्द के आगे जो शब्दांश लगे होते हैं। शब्दांश का मतलब क्या होता है, पूरा शब्द नहीं होता, वो शब्द का अंश होता है। तो किसी भी शब्द के आगे जो शब्दांश लगे होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और ये अविकारी होते हैं। इनका किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन नहीं होता, तो बच्चों वो उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग जिन शब्दों के आगे लगे हों बच्चों, तो यहाँ यह हमारा ये क्या है, आ हमारा क्या है, आजीवन में, आ हमारा आजीवन में उपसर्ग है। प्रति क्या है हमारा, उपसर्ग है। परा क्या है हमारा, उपसर्ग है। पराक्रम में परा, प्रतिदिन में प्रति, और आजीवन में आ जो है ये हमारे उपसर्ग हैं। तो आजीवन, प्रतिदिन, पराक्रम ये हमारे क्या है बच्चों, अव्यय भाव समास है। तो ये पूछने को आ जाएगा कि आजीवन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में, पराक्रम में। इस तरह से जिन भी शब्दों के आगे अगर उपसर्ग लगे हों बच्चों, तो वो अव्यय भाव समास होता है। जो निपात, निपात भी अगर जिन शब्दों के आगे लगे हों, ठीक है, वो भी अव्यय भाव समास होते हैं। तो जैसे सिर्फ तुम, केवल 10, नहीं नहीं, मात्र 100 रुपए, लगभग 50, ये भी क्या है, अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ, केवल, नहीं, मात्र, लगभग, ये सभी क्या है, हमारे निपात हैं। अब तुम देख लो बच्चों, लगभग जो है हमारा निपात्र, इसका लगभगे तो नहीं होता, वचन तो इसका नहीं बदलता, या लगभग ही नहीं होता, लिंग भी इसका नहीं बदलता। तो अव्यय क्या, निपात क्या होते हैं, जिनका लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन ना हो, ये अविकारी शब्द हैं, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे क्या है, अव्यय। तो ये आजकल, अभी तक, अत्यधिक, थोड़ा थोड़ा, कल परसों, ये भी हमारे क्या है, अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं बच्चों। तो यहाँ पे आजकल हमारा अव्यय होगा, और ये जो है हमारा अत्यधिक, ये सब क्या है बच्चों, अव्यय है, अव्यय है, ये सब अव्यय है। लेकिन इसमें जो अत्यधिक है बच्चों, तो अत्यधिक में अगर हम इसका वो संधि विच्छेद करेंगे या समास विग्रह करेंगे, कह सकते हैं हम, अगर हम अत्यधिक का समास विग्रह करेंगे बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अति प्लस अधिक, ठीक है। अति प्लस अधिक हम इसको लिख सकते हैं, इसका समास विग्रह करने पे। तो अति हमारा क्या होगा बच्चों, उपसर्ग होगा, और अधिक हमारा क्या होगा, अव्यय होगा। तो बच्चों अगर किसी शब्दांश के साथ कोई अव्यय लगा हो, तो भी हमारा अव्यय भाव समास होता है। उपसर्ग हमारे शब्दांश होते हैं,
किसी उपसर्ग के साथ अव्यय लगा होता है या शब्द लगा होता है तो अव्ययभाव समास होता है। आप तो सिर्फ इतना जान लीजिए, अव्ययभाव समास की शॉर्ट ट्रिक आप ये जान लीजिए कि अगर किसी शब्द के आगे उपसर्ग, अव्यय या निपात लगे हों तो वो आंख बंद करके अव्ययभाव समास होता है बच्चों। ठीक है, अब लेकिन तुम ये कैसे जानोगे कि कौन सा शब्द उपसर्ग होता है, निपात होता है, अव्यय होता है? तो वो मैं बच्चों अभी बता चुकी हूँ कि उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, शब्द का अंश होता है, शब्दांश होता है। ठीक है, और ये निपात, अव्यय, उपसर्ग ये सभी अविकारी शब्द होते हैं। तो आप ये जैसे यथाशक्ति, अब यथाशक्ति में जो यथा है बच्चों, इसका किसी काल कारक में परिवर्तन हो जाएगा। यथा का हम किसी लिंग में परिवर्तन करो, यथीवद, यथी अगर हम किस लगा दे, यथा को यथी कर दे, तो आपने कभी सुना है कि यथी कोई शब्द होता है? या फिर अगर हम इसका वचन बदल दें, ठीक है, अगर हम यथा को यथे नहीं बोल सकते, हम यथा शब्द यथा ही होता है। तो ये पता पड़ जाता है बच्चों कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, उपसर्ग, तो जो शब्द, किसी भी शब्द के सामने कोई अगर ऐसा शब्द है जिसका किसी काल कारक में परिवर्तन नहीं हो सकता, लिंग वचन में नहीं हो सकता, तो वो अव्ययभाव समास होगा। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट अव्ययभाव समास का। समस्त पद व समासिक पद। तो हमारा समस्त पद और समासिक पद क्या है? ये पराक्रम, पर्यावरण, उपवन, अत्याचार। तो ये हमारे क्या है? समस्त पद व समासिक पद है। तो ये क्या लिख रहा है? समस्त पद व समासिक पद पुल्लिंग स्त्रीलिंग को छोड़कर हमेशा अन्य लिंग अर्थात नपुंसक लिंग का होगा। तो मतलब ये जो हमारे समस्त पद है, ये बच्चों ना तो हमारे ये पुल्लिंग होंगे ना स्त्रीलिंग होंगे, ये हमेशा नपुंसक लिंग में ही होंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये नपुंसक लिंग में ही है, ना तो ये स्त्रीलिंग है ना ये पुल्लिंग है। अब बच्चों देखिए, तो देखिए, अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे पराक्रम है, ये पर्यावरण है, उपवन है, अत्याचार है। तो कभी कभी बच्चों ये भी हो जाता है कि पराक्रम का अगर हमें समास विग्रह करना पड़ जाए तो हम इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? पराप्रस क्रम। पर्यावरण का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? पर्या प्लस आवरण। उपवन का उप प्लस वन। अत्याचार का अति प्लस आचार। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये है हमारे समास विग्रह इधर वाले, और ये है हमारे समासिक पद या समस्त पद, जो भी हम इनको बोले। तो बच्चों इसमें ये जो है परा, परि, उप, अति, ये सब हमारे क्या है? उप, अति, ये सब है हमारे बच्चों उपसर्ग। ठीक है, ये सब बच्चों हमारे उपसर्ग हैं। ठीक है बच्चों, और हम पिछले वाले रूल में पढ़ चुके हैं कि अगर उपसर्ग के साथ कोई शब्द आए तब हमारा समस्त पद बनता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं बच्चों। ये बच्चों अब हम ये अव्ययभाव समास का थर्ड रूल पढ़ते हैं। तो इसमें लिख रहा है, यदि निपात या अव्यय की आवर्ती योजक चिन्ह के साथ होती है तो अव्ययभाव समास होता है। तो बच्चों इसमें ये लिख रहा है कि अगर निपात या अव्यय की आवर्ती योजक चिन्ह के साथ होती है, योजक चिन्ह के साथ, तो इसमें अव्ययभाव समास होता है। तो बच्चों आप योजक चिन्ह तो आप समझते हो, ये वाला चिन्ह जो होता है वो हमारा योजक चिन्ह होता है, जिसे हम हाइपन भी बोलते हैं बच्चों। तो लेकिन आपने पढ़ा होगा कि द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, बट बच्चों ऐसा नहीं है कि द्वंद्व समास में ही योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। अव्ययभाव समास में भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, पर अंतर अगर दोनों में आप समझोगे, अगर आ गया कुछ एग्जाम में क्वेश्चन, योजक चिन्ह वाला कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अव्ययभाव समास भी दिया है और द्वंद्व समास भी दिया गया है, और पूछ ले कि ये शब्द जो है वो कौन से समास का है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों। तो डिफरेंस ये है कि अगर योजक चिन्ह वाला क्वेश्चन द्वंद्व समास में होता है तो बच्चों वहां पे
विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्दों के बीच योजक चिन्ह होगा। परंतु यदि अव्यय भाव समास में योजक चिन्हों की योजक चिन्ह होते हैं तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे अविकारी शब्द होंगे। ये हमारा डिफरेंस है। और इन्होंने क्या कहा है कि निपात या अव्यय की आवर्ती, इन्होंने कहा है आवर्ती, निपात या अव्यय की आवर्ती। तो देखिए ये शब्दों की आवर्ती हो रही है, साथ साथ, नहीं नहीं, अभी अभी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। तो ये जो है एक जैसे शब्दों की बच्चों आवर्ती हो रही है और उनके बीच में है योजक चिन्ह, इनके बीच में है क्या है, योजक चिन्ह। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों, अव्यय भाव समास होंगे। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों क्या होंगे, अव्यय भाव समास होंगे बच्चों। तो ये जो दो साथ साथ और नहीं नहीं जो है, साथ साथ नहीं नहीं, ये है हमारे क्या है बच्चों, ये है हमारे निपात, ये हमारे हैं निपात शब्द। साथ साथ नहीं नहीं जो हमारे योजक चिन्हों के साथ शब्द हैं वो है हमारे निपात शब्द। और अभी अभी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये तीनों हमारे क्या है बच्चों, अव्यय, अव्यय शब्द हैं। ये है हमारे अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्दों के बीच योजक चिन्ह दिए गए हैं। तो अव्यय शब्दों का रिपीटिशन है बच्चों, निपात शब्दों का रिपीटिशन है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। और इसलिए मैंने देख लीजिए ताकि आपको डिफरेंस पता पड़ जाए, तो मैंने द्वंद्व समास का एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चों। द्वंद्व समास में अगर सेम वर्ड का रिपीटेशन हो, अगर एक जैसे शब्द दोहराए जाए द्वंद्व समास में योजक चिन्हों के साथ, पीला पीला, हरा हरा, पढ़ पढ़, अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, तो हम कैसे बच्चों अंतर लगाएंगे कि क्योंकि ये जो है ये हमारे विकारी शब्द है, पीला है बच्चों, तो पीला जो है विकारी शब्द है हमारा, पीले का पीले हो जाता है, हरा का हरे हो जाता है, पढ़ का पढ़ी हो जाता है, अच्छा का अच्छे हो जाता है, सुंदर का सुंदरी हो जाता है। तो बच्चों विकारी शब्द जो है हमारे द्वंद्व समास में यूज होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है, आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप इन रूलों को एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, दो तीन बार पढ़ोगे और इन रूलों से संबंधित एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आपको खुद ही समझ में ये बहुत अच्छी तरह आने लग जाएंगे। तो बच्चों ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस से आएगा, मेरे समझाने के बाद आपका खुद का रिवीजन करना, वो भी एक बार नहीं, दो तीन बार रिवीजन करने से आपको ये टॉपिक बच्चों क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी बच्चों आजकल एग्जाम का वो लेवल तो रहा नहीं कि भाई बस एक रूल के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन दे दिए एग्जामिनर ने। ये तो छोटी क्लास की बातें होती हैं कि भाई फिफ्थ में पढ़ा दिए, सिक्स्थ में पढ़ा दिए, कुछ बेसिक्स रूल्स करा दिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को दे दिए, वो बच्चों एकेडमिक पढ़ाई होती है। लेकिन ये जो है कंपटीशन लेवल का सिलेबस हम आपको करा रहे हैं बच्चों। तो कंपटीशन एग्जामों में तो बच्चों एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है। ठीक है, एग्जामिनर कोई शब्द दे देगा, पूछेगा, कोई भी समास का शब्द दे देगा, उसका समास विग्रह भी पूछ सकता है कि इसका समास विग्रह बताइए। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कोई भी शब्द देके कि ये शब्द का संधि विच्छेद हो सकता है या ये शब्द समासिक शब्द है। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ लेगा। कोई भी आपको समस्त पद दे देगा एग्जामिनर और पूछेगा कि समस्त पद का क्या संधि विच्छेद होता है या ये सिर्फ समासिक शब्द है या इसका संधि विच्छेद हो सकता है और ये समासिक पद भी है। ऐसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इस तरह बच्चों एग्जामिनर आपका क्या कर रहा है, संधियों का भी टेस्ट कर रहा है और समास का भी टेस्ट कर रहा है। तो आजकल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एग्जामिनर जो है एक वर्ड देके आपको दो टॉपिकों का टेस्ट उससे आपकी नॉलेज के थ्रू लेता है। चलिए बच्चों, जैसे बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जामिनर कैसे पूछता है। तो बच्चों देखिए, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, कि आजकल एग्जाम का पैटर्न कितना टफ हो गया है। इस तरह से पूछ सकता है, बताइए इनमें, ये मैंने आपको 5 दिए हैं शब्द, बताएं ये समास के या संधि के
या समास में संधि दोनों के उदाहरण है, या समास में संधि में से किसी के भी उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से हमको एग्जाम में ये शब्द दे दिए एग्जामिनर ने, और इनमें पूछा है कि बताओ ये सिर्फ संधि के उदाहरण है या सिर्फ समास के उदाहरण है, या ये शब्द संधि और समास दोनों के उदाहरण है, या संधि और समास दोनों में से किसी के भी उदाहरण नहीं है। तो देखिए एग्जामिनर ने आपसे इन शब्दों से दो टॉपिकों की नॉलेज आपको से टेस्ट कर रहा है, संधि की भी और समास की भी। तो बताइए, आप बता सकते हैं कि ये किस चीज के उदाहरण हैं? तो देखिए बच्चों, ये जो हमारे सारे शब्द हैं, ये सभी शब्द हमारे संधि और समास दोनों के ही उदाहरण हैं बच्चों। संधि और समास ये हमारे दोनों के ही उदाहरण हैं। देखिए, पर्यावरण, अभ्युदय, अध्यक्ष, निराशा, प्रत्येक, ये सब हमारे क्या हो गए? अव्ययभाव समास के उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, ये हमारे सब अव्ययभाव समास के उदाहरण हो गए, और इनकी संधि भी करी जा सकती है बच्चों। पर्यावरण की क्या होगी संधि? परि प्लस आवरण। देखिए पर्यावरण की क्या होगी? परि प्लस आवरण। अभ्युदय की संधि क्या होगी? अभि प्लस उदय। देखिए अभ्युदय की संधि होगी अभि प्लस उदय। अध्यक्ष की क्या होगी? अधि प्लस अक्ष। ठीक है बच्चों। निराशा की क्या होगी? निराशा की निर प्लस आशा। और प्रत्येक की क्या होगी? प्रति प्लस एक। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनकी संधि भी हो सकती है और ये समस्त पद भी है, अव्ययभाव समास है इन शब्दों में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि इन शब्दों की संधि, विच्छेद और समास दोनों हो सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अब क्या है बच्चों, एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक के सभी रूल्स अगर पता होंगे तभी आप लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो बच्चों। तो चलिए, एक ही बच्चों अव्ययभाव समास आपका खत्म हो गया है, और जितने भी मैंने आपको रूल कराए हैं उनमें यही है कि अगर किसी भी शब्द के सामने अगर हमारा उपसर्ग, निपात और अव्यय आते हैं तो वो जो हमारा शब्द होगा वो हमारा अव्ययभाव समास होगा, जो हमारा समस्त पद होगा वो हमारा अव्ययभाव समास होगा। और ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखे हैं अव्ययभाव समास के। यथा प्लस शक्ति, यथा शक्ति। तथा प्लस सामर्थ्य, तथा सामर्थ्य। इति प्लस सिद्धम, इति सिद्धम। भर प्लस पेट, भर पेट। परा प्लस क्रम, पराक्रम। उप प्लस वन, उपवन। अति प्लस आचार, अत्याचार। तो बच्चों इधर ये जो हमारे जितने भी शब्द हैं ये सारे यहाँ से लेके जितने भी यहाँ तक हमारे शब्द हैं ये है हमारे समासिक पद। ये है बच्चों हमारे समासिक पद, या हम इन्हें समस्त पद भी बोलते हैं, समस्त पद। अब ये भाव समास आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आगे का समास मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, और हम एक एक करके सभी 6 समास को पढ़ेंगे बच्चों। तो आपको ये अव्ययभाव समास अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं फिर से ये रिपीट करूंगी। इन शॉर्ट अव्ययभाव समास में यही होता है, अगर किसी भी शब्द के आगे पहचानना अगर आपको मुश्किल हो रहा हो तो सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि किसी भी शब्द के आगे यदि उपसर्ग, अव्यय या निपात, इन तीनों में से कोई भी शब्द लगे हैं बच्चों, तो वो हमारा जो शब्द होगा, वो जो हमारा समस्त पद होगा वो हमारा अव्ययभाव समास होगा बच्चों। और अव्यय, निपात और उपसर्ग ये क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं।
चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।